क्या आपने कभी अपनी किडनी के बारे में कभी सच में सोचा है कि वो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से चुपचाप आपके शरीर को साफ करने में हेल्प करती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कभी आपने ऐसा सोचा होगा, क्योंकि जब हमारी किडनी में कोई समस्या आती है तो किडनीज के बारे में हम तभी सोचते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो है किडनी हेल्थ के बारे में, कि किडनी किस तरीके से काम करती है, किडनी हमारे शरीर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आज इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर RN वाही सर। He is a senior homeopathic physician in the field of homeopathy with a 5 decade of experience in the homeopathy and in the chronic disease conditions. सर, आपका एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मंजू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने फिर एक बार मेरे को अपने इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया है। और जैसे कि आपने कहा, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही रहेगी कि अधिक से अधिक इसके बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको सबको अवगत करा सकूं। सर, मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसमें जो लोगों की जो किडनी से रिलेटेड जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, या जो कि हम डायबिटीज के बारे में, हार्ट के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, लेकिन हम हमेशा किडनी के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा पीछे की साइड रखते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट के थ्रू जरूर जो हमारी ऑडियंस है उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए सर, पहला जो सवाल है वो यही हम रेज करते हैं कि जो हमारा किडनी हेल्थ है वो कितना इम्पोर्टेंट है। प्रश्न बहुत अच्छा है और सबसे जरूरी चीज है कि हमको ये समझना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। किडनी इम्पोर्टेंट इसलिए है, किडनी जो है, अगर आप किसी अपने मकान से तुलना कीजिएगा तो मकान का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है वो है ड्रेनेज। आप समझ सकते हैं कि ड्रेनेज अगर नहीं होगा तो फिर तो बिल्डिंग धीरे करके बैठ जाती है। राइट। अब यही हाल इंसान के साथ है। अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, किडनी काम प्रॉपर नहीं करेगी, तो उसका असर हमारे और वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर आएगा और नतीजा है कि फिर अल्टीमेटली तो फिर तो राम नाम सत्य होनी है। हाँ, क्रॉनिक अगर कहीं पर भी क्रॉनिक चला जाएगा तो दिक्कत तो होगी। तो इसीलिए होता है कि इसको जो है उस स्टेज तक नहीं आने दिया जाए। मैनेज हर स्टेज पर हो जाता है, वो अलग बात है। तो किडनीज का हमारा रोल क्या है कि ये ब्लड को हमारे क्लीन करती है, टॉक्सिन्स बॉडी से निकाल देती है और मिनरल्स जो है उनके में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करती है, बीपी को कंट्रोल में रखती है और इसके साथ साथ हमारी बोन्स को एक प्रॉपर शेप में रखती है, डैमेज नहीं होने देती। प्लस ऑफ कोर्स आरबीसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, उसको भी मेंटेन करने के लिए इसका बहुत अच्छा रोल है। और सबसे ज्यादा जो अनफॉर्चुनेट चीज है कि ये साइलेंट किलर है। और बहुत बाद में पता लगता है, जब तक कि ये मामला कई बार काफी हद तक बढ़ता है, 60-70% तक कई बार पता लगता ही नहीं है। ये चीज इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट। इसीलिए जो भी अगर आपके साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं उनका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और आगे हम इस पॉडकास्ट में और भी जानेंगे कि जो इसके सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, वो किस तरीके के होते हैं। करेक्ट। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इनके अर्ली साइंस को जो पहचाने, उनको कभी इग्नोर न करें। अब कौन कौन सी साइंस आती है? स्वेलिंग आती है, पैरों में स्वेलिंग है, आईज के अंदर आती है, हाथों में होती है, यूरिन झाग बार ज्यादा है तो भी इम्पोर्टेंट है, या रात को कई बार उठना पड़े तो भी इसका ध्यान रखना है हमको। थकावट हो, थोड़ा काम किया, थकावट वगैरह हो गई तो भी इसको ध्यान रखना चाहिए कि थकावट क्यों हो रही है। इस तरीके से भूख वगैरह कमती हो जाना और हाई बीपी वगैरह जो कि बराबर रहता है, ट्रीटमेंट वगैरह तो लेते हैं हाई बीपी के लिए उसके कॉजेज को देखते हुए, लेकिन फिर भी वो काबू अगर नहीं आ रहा है तो ये अर्ली साइंस है जिसके बारे में हमको किडनी की तरफ बहुत ध्यान देना जरूरी है। और उसके साथ सर ये भी, और जो मुझे लगता है कि ये वाले सिम्टम्स भी हो सकते हैं कि यूरिन बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है, बदबू बहुत ज्यादा आ रही है यूरिन में, या फिर किसी का वेट कम हो रहा है, शायद वो भी एक रीजन रहेगा कि यूटीआई बहुत हो रहा है। तो अगर जैसे कि हमारे यहाँ पर यूटीआई को बहुत कॉमन लिया जाता है कि चलो ठीक है यूटीआई है, थोड़ा सा वॉश वगैरह करेंगे, क्लीन करेंगे तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। बट इन सब चीजों को हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए कि अगर एक्यूट कंडीशन आई है तो उसे वहीं पर ठीक कर लो, अदरवाइज जो हमारा डिजीज कंडीशन है कब वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा।
तो सर अब हम जानते हैं कि कौन से ऐसे कैटेगरी वाले लोग हैं या कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जो कि रिस्क पर ज्यादा रहते हैं। अगेन ये भी काफी इम्पोर्टेंट है कि जिस डिफरेंट एज ग्रुप्स में फर्क पड़ता है। तो जिन केसेस के अंदर डायबिटीज है, खास तौर पर जहाँ अर्ली स्टेज में डायबिटीज हो जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाई बीपी के प्रॉब्लम आजकल जानते हैं कि लाइफस्टाइल किस किस्म का हो गया। हाँ जी। अगर आदमी, मैं तो पेशेंट से अपने कह देता हूँ कि देखो भी एक काम ऐसा है कि हम लोग ऐसे अभी बहुत झूठ बोलते हैं, हम सब लोग, मेरे समेत बोल देता हूँ, एक झूठ हम लोग रोज सुबह बोल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या, तो बोलते ना भाई देखो, पूछते हैं बाद में और क्या समाचार है, कैसे ठीक ठाक है, कहते हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। सबसे बड़ा झूठ यही है। या जिन लोगों के अंदर फैमिली हिस्ट्री होती है वहाँ इम्पोर्टेंट है। और पेन किलर अगर लोग ज्यादा लेते हैं, ये भी बहुत खतरनाक। मुझे लगता है कि लोग पेन किलर्स आपको बहुत ले रहे हैं। अब्यूज भी इसका बहुत हो रहा है। पेन किलर्स का होता है, लाइकवाइज हमको एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, उसका भी बहुत अब्यूज है। इसके हमको जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जहाँ लोग आगे स्मोकर्स हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। पानी कमती ना पिए। मोटापा, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अब मैं पानी पीने की बात बताई, देखिए मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ। नो एट माई एज ऑब्वियसली रात को अगर 1 या 2 बार उठना पड़ता है तो इट्स वेरी कॉमन। राइट। मगर क्योंकि किडनी से अपना काम ठीक करती रहे, तो मैं तो रात को जब भी उठ के उसकी यूरिन जाना भी हो, तो मैं तो उसके साथ पानी पी लेता हूँ। भले ही 2-3 घंटे बाद फिर उठना पड़ेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है कि जब यूरिन जितनी बार भी आता है तो बढ़ के क्लियर आता है। तो वो अपने आप इंडिकेशन है कि फिल्टर हो रहा है, फिल्टर काम ठीक कर रहा है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि जहाँ जो ये कैटेगरी जो मैंने बताई उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि उनको पीरियडिकली अपने कुछ फंडामेंटल बेसिक चीजें चेक कराते रहना चाहिए। अब ये कितने चेक करानी चाहिए, ये हर एक केस पे डिपेंड करता है, अलग अलग उसकी प्रॉब्लम कहाँ पर। तो सर जैसे आपने टेस्ट की बात करी, तो अब हम यही सवाल करते हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो कि एक नॉर्मल पर्सन को कराने चाहिए, और बल्कि जिसको कोई किडनी की डिजीज कंडीशन भी है उसको कराने चाहिए, और एक रीजनेबल प्राइस में भी हो जाए, ताकि अगर किसी को किडनी टेस्ट कराना है, किडनी की अपनी हेल्थ जाननी है, तो एक रीजनेबल प्राइस में भी उसको पता चल जाए। अगेन ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो भी टेस्ट हो वो कंसर्न अफोर्डेबल हो और अननेसेसरी टेस्ट ना करें, उसी का खर्चा ज्यादा पड़ता है। जो बेसिक टेस्ट है ना, तो वो तो बहुत आसान है। सीरम क्रेटिनिन है, ब्लड यूरिया है, इवन यूरिक एसिड है, ईजीएफआर बहुत एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है। रूटीन एग्जामिनेशन यूरिन का, उसके अंदर क्रिस्टल कास्ट वगैरह आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कितने आ रहे हैं, माइक्रो एल्बुमिनुरिया, ये बेसिक टेस्ट है। अपने आप में ये कोई ज्यादा कोई कॉस्टली टेस्ट नहीं है। हाँ, इसके आगे जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी होंगी वो आपको फिर जो यूरोलॉजिस्ट होगा, जो फिजिशियन होगा आपका, जनरल फिजिशियन कुड बी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स होम्योपैथ और जनरल होम्योपैथिक फिजिशियंस, और कोई टेस्ट हो सकता है जिसे हमारे लेवल के अगर बाहर है तो दूसरी बात है, देन वी रेफर टू द यूरोलॉजिस्ट। सर लोगों में अक्सर ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर किसी को किडनी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो इस टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें किस तरीके की डाइट फॉलो करनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि साधारण, जितना साधारण हो बैलेंस फूड, वो सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि इसमें अगर उसी को हम बिगाड़ देंगे तब तो प्रॉब्लम आएगी। राइट। अब आता है कि भी क्या चीज ना लें। रोज मना करना पड़ता है कि भैया कोई जंक फूड ना लो। लाइकवाइज पैकेज फूड जो आप देखते हैं, आपके चिप्स वगैरह हुए, तो उनको एक गाइड करना पड़ता है कि मार्केटिंग सब लोग होती है, लेकिन मैं तो एक चीज साइन करता हूँ कि देखो जिनमें चमक ज्यादा आ रही है, चमक रहे हो, वो नहीं इस्तेमाल करने। तो ये है। फिर पानी पीते रहना चाहिए ज्यादा, जितना हाइड्रेटेड बॉडी रहेगी उतना ही जो है वो किडनी को जो है टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट करने का मौका मिल जाता है। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सॉल्ट मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही ना लो, क्योंकि वो फिर इम्बैलेंस हो जाएगा। तो मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर वो जरूरी है। एक्सेस जो है ना, देखिए हमको एक फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना इम्पोर्टेंट होता है। रॉक सॉल्ट की भी इम्पोर्टेंस है और सी सॉल्ट की भी इम्पोर्टेंस है। इन दोनों में अगर बैलेंस बिगड़ जाए ना तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इनका एक रीजनेबल क्वांटिटी के अंदर लो सी सॉल्ट है, जैसे वो भी वो बैलेंस, मतलब ये कि
रॉक सॉल्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए, लाइकवाइज इस तरीके से, हाँ। ये ना हो कि रॉक सॉल्ट को हम इग्नोर कर दें, सिर्फ सी सॉल्ट पर रहे तो प्रॉब्लम आ जाती है। प्रोटीन इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही होने चाहिए। क्वांटिटी में। और उसके अलावा जहाँ तक हो सके स्मोकिंग और अल्कोहल, इनको अवॉइड ही करना avoid चाहिए, ही ज्यादा करें, बेटर है। जहाँ तक हो सके सबसे अच्छा है। और खास तौर पर जिन पेशेंट्स में ऑलरेडी किडनी डिजीज हो चुकी होती है, तो उसमें अगेन जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, वो रखना होता है कि, और ये जो है ये उसका बैलेंस मेंटेन करना है, वो अपनी मर्जी से ना करें, राइट, वो फिजिशियन की गाइडेंस के मुताबिक ही करें। उनका काम है कि आप ये डाइट ज्यादा लीजिए, हाँ। लीजिए, ऐसे करें, फिजिशियन क्योंकि हर बॉडी अलग होती है और वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। तो सर चलिए अब हम जानते हैं कि जो होम्योपैथी है किस तरह किडनी हेल्थ में या फिर जो किडनी डिजीजेस हैं उसमें हेल्प कर सकती है। लेकिन देखिए, ये भी आपको साइंस से पता लग जाएगा। मैं जैसे जिक्र किया था कि फेशियल स्वेलिंग है फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, तो जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में होगा तो एक पहला काम तो है कि जो उसकी प्रोग्रेस है, सीवियरिटी उसकी जा रही है, उसको कंट्रोल करें। राइट, उसके साथ साथ क्या होगा, एक पहचान कैसे कि स्वेलिंग बॉडी में जहाँ हाँ है कमती हो जाएगी, यानी आपको यूरिन की क्वांटिटी बढ़ेगी, हाँ, डाययूरेटिक काम करेगी, जो हाँ। वो इम्पोर्टेंट है। बीपी जहाँ रहता है तो उसका एक रेगुलर फ्लो में प्रॉपर्ली हेल्प करेगी, मेंटेन हो पाएगा। यूरिन का आउटपुट जैसे मैंने कहा वो बढ़ेगी, थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। थकावट सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हाँ जी, तो थकावट में उसका पर्सन विल फील मोर एनर्जी, हाँ, ये होगा। और ऑब्वियसली किडनी फंक्शन सपोर्ट करेगी तभी तो काम होता है। राइट, तो ये चीज है, ये अर्ली स्टेजेस के अंदर की बात कर रहा हूँ। अब एडवांस केसेस में जहाँ पर होता है तो वहां पर जिस तरीके से केस में डिजीज का प्रोग्रेस है उस तरीके से उसको गाइड किया जाएगा, उसी हिसाब से मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट होगा। क्या क्यूरेटिव हो सकता है, कितना पैलिएटिव हो सकता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि शायद जो हमारा पेशेंट है वो उस स्टेज तक आ जाए कि उसे आगे कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना हो, लेकिन क्रॉनिक केसेस में हम एज अ सपोर्टिव भी हेल्प कर सकते हैं। ये मैंने बोला। तो सर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम होम्योपैथी के इंटरवेंशन से जो डायलिसिस होता है उसे हम टाल सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है वो किस स्टेज में है। डायलिसिस अगर उसका मान लो 1 से वीक हो रहा है, हाँ जी, तब तो डायलिसिस तक आगे बढ़े ना, नौबत ना आए, वो आ सकती है। हाँ। लेकिन जिन केसेस के अंदर ऑलरेडी अगर हो रहा है कि आपको एवरी ऑल्टरनेट डे का हफ्ते में 3 दिन तो कम से कम होना चाहिए, हाँ, वो केसेस उतने ही मुश्किल होते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि किस स्टेज के ऊपर है। अब यह है कि टाला जा सकता है, इसका जवाब तो सही नहीं होगा कुछ भी देना। मैं कहता हूँ टाल सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्या उसका फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है डायलिसिस की? ठीक है। और एक चीज बताऊं मैं, शायद बहुत सारी, शायद एक मेडिकल फील्ड के अंदर लोगों को पसंद ना आए, बट एक ग्राउंड रियलिटी में आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि डायलिसिस इट हैज बिकम एन इंडस्ट्री, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कहाँ किस स्टेज पर है। हाँ, तो जितना हम अपने आप को पहले से संभाल पाएंगे उतना इम्पोर्टेंट है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सब डिपेंड करेगा कि डायग्नोसिस कितना करेक्ट है, किस स्टेज के ऊपर केस है, फिर पेशेंट कितना फॉलो करता है। देखिए, खाली किडनी में कोई सी भी प्रॉब्लम होती है ना, जब तक कि पेशेंट कोऑपरेटिव या उसकी फैमिली कोऑपरेटिव नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने हालांकि देखा है कि इसमें क्योंकि हीमोडायलिसिस से कन्वर्ट होकर के एक्वाडायलिसिस पर केस आ चुका था बाद में, दैट वाज द केस ऑफ ए लेडी, और उसके कुछ महीनों के बाद में, शायद साल 1.5 साल के बैक के गैप के बाद में मैं देखा कि उसकी बेटे की मैरिज थी, और वहाँ जब अटेंड करी मैंने मैरिज की सेराबंदी वगैरह के टाइम पे गया हूँ, तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि इस लेडी को जो है डायलिसिस पर रही है, ऐसा नहीं। तो मेरा मतलब अगेन वो है कि एक रेगुलर मॉनिटरिंग इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, कंबाइन सब चीजों का जो है मॉनिटरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने अगर ज्यादा बिगड़े तो नेचुरल बात है कि उतना डिसिप्लिन करना जरूरी है। तो सर हम जानते हैं कि किडनी से रिलेटेड जो किडनी हेल्थ है हमारी, उससे रिलेटेड ऐसे कौन से मिथ्स हैं जिनको हमें जरूर जानना चाहिए? अगेन मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो पे।
देखिए फॉर एग्जाम्पल किसके अंदर रीनल कैल्कुलाई की प्रॉब्लम होती है, हाँ जी, तो कई बार हम लोग एडवाइस कहते हैं तुमको जो है तुम बियर ले रहे हो। बियर लेने से क्या होता है, बियर कर्बल डायबिटिक है, काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस आदमी बियर पिएगा रेगुलर उसको प्रॉब्लम होगी नहीं, किडनी डैमेज होगी। तो ये कि बियर ही सिर्फ किडनीज को क्लियर करती है, साफ ठीक करती है, ऐसा नहीं। हाँ। दिस इज रॉन्ग। फिर के किडनी की प्रॉब्लम होती है, उनके हमेशा से सिम्टम नजर आ जाते हैं। हाँ। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि आमतौर पर 60 to 70% ऑफ द केसेस में तो पता लगता ही नहीं है, जब मामले बढ़ जाते हैं तब आगे समझ में ये क्या हो गया। हाँ जी। फिर किडनी की प्रॉब्लम में हर केस में ये नहीं कि पेन ही होगा, पेन तो कहाँ होगा, जहाँ पे स्टोन होगा वहाँ सबसे पहले। हाँ। बाकी अगेन कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिम्टम्स वगैरह पेन हमेशा है, ऐसा कोई नहीं है। और दूसरी बात है कि कई बार होता है नेगेटिविटी होती है। हाँ जी। कि आप क्या कह रहे हैं, अब तो डायलिसिस पे केस आ गया है। हाँ। तो मतलब ये ना करने के इसका एंड ऑफ द लाइफ आ गई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वी कैन रिकवर, या लाइफ को कहते हैं भी होम्योपैथी तो बहुत स्लो एक्टिंग है। हाँ जी। क्या काम करेगी? आप तो भाई होम्योपैथी अगेंस्ट से बहुत पब्लिसिटी होती है। हाँ। देखिए ऐसा नहीं। सर जैसे कि हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी हेल्थ, तो ऐसी कौन सी टिप्स या फिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसे कौन से सजेशंस हो सकते हैं जिनको हम ध्यान में रखकर अपनी किडनीज को हेल्दी रख सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट कि पानी पीती, राइट। एक उसका एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है कि आपका जितना वेट है, मान लीजिए आपका वेट है 60 kg, ठीक है ना, तो 60 का 3 से मल्टीप्लाई करिए, 1800 हो गया। हाँ जी। ठीक है ना, तो मतलब ये तो 1800 सीसी आपको मतलब 3 times that weight in terms of that cc, तो it doesn't mean 180, it means 108 additional। हाँ। तो आपको 1800 सीसी तो कम से कम रोज पानी पीना ही चाहिए। कभी थोड़ा बहुत पिए, कभी ज्यादा कभी कम, तो माइनर सी चीजें, लेकिन अगर नहीं लेंगे ज्यादा तो फिर किडनी के ऊपर लोड पड़ता है। हाँ। सिंपल सा ये तो फार्मूला है। फिर मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। लो सॉल्ट डाइट बहुत ज्यादा ना के तो फिर बीपी वगैरह बढ़ेगा, किडनी के ऊपर पड़ेगा। और पेन किलर जैसे मैंने बताया कि पेन किलर जो है दे आर अगेन क्वाइट हार्मफुल, तो बहुत तक से अच्छा। फिर फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो, किडनी फ्रेंडली हो ले सकते हो। और किडनी की प्रॉब्लम अगर हमको सीड वाली आइटम देंगे तो नुकसान करेगा। तो ये कहना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब पूछा कि जब टमाटर हमको अवॉइड किया तो भाई टमाटर क्यों नहीं ले रहे, बीज खाने की जरूरत है। अमरूद है उसको मना करना पड़ेगा। तो ये फ्रूट जो है इनको अवॉइड करना चाहिए। और अगेन मेंटल स्ट्रेस नॉट ओनली इन किडनी, कोई भी कंडीशन होती है तो मेंटल स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जितनी लाइफ मैकेनिकल होती जा रही है तो हमको ये देखना पड़ता है जहाँ स्ट्रेस हो रहा है तो किस चीज का स्ट्रेस हो रहा है, तो उस फैक्टर को हमको अवॉइड करना इम्पोर्टेंट। और मुझे लगता है कि आजकल जो डिजीज कंडीशन डेवलप हो रही है वो स्ट्रेस एक बहुत मेन रीजन है, बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आपके एक बार भी अगर मान लीजिए कोई सा फैक्टर निकल आता है ड्रेस के अंदर एबनॉर्मल है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर फैक्टर हमको उस हिसाब से पीरियडिकली इसका रिव्यू करना चाहिए। इन सब चीज के अलावा बिगेस्ट चैलेंज भी है और इम्पोर्टेंट भी है, खासतौर पर जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम है तो उनको ठंड से बचाव रखना है। देखिए आमतौर पर क्या हम देखते हैं कि जहाँ कोल्ड का अटैक सीवियर हुआ सीधा पहले थ्रोट पे आएगा, टॉन्सिल से सीधा किडनी पे जाता है। राइट। तो हमको चिल से बहुत अवॉइड करना चाहिए। सर अब हम आपसे जानते हैं कि जो रियल केसेस आपने ठीक किए हैं या जो एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपने दी है उनके बारे में प्लीज आप एक दो शेयर कीजिए। हाँ देखो मंजू, एक दो से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है। क्योंकि किस हिसाब से क्या क्या हम किस किस्म से देखते हैं उसके हिसाब से करना जरूरी है। और मेरे विचार में हम कम से कम 3-4 कैटेगरीज के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ तो केसेस जो कि रीनल फेलियर की कंडीशन बड़ी क्रॉनिक हो जाती है, वो केसेस हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केसेस हैं। और स्टोन, रीनल स्टोन तो बहुत कॉमन है। और जिन केसेस में रीनल मतलब ये कि किडनी डिजीज शुरू हो चुकी हो, नेग्लिजेंस, डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस,
इन 4-5 कैटेगरीज के अंदर हम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि कोई भी फिजिशियन हो, अगर उसके केस में रीनल केस चल रहा हो और वो केस अच्छा खासा ठीक हो गया हो, ठीक चल गया हो, और फिर बाद में पता रहता है कि डेथ कैसे हुई, कि जहाँ पर उसने अपने आप को निगलेक्ट कर दिया। वो केसेस फिजिशियन के लगता है कि देखो कितना मेहनत करते रहे, जहाँ ठीक हो सकते थे वहाँ पे ही हो गए। तो वो चीज़ है। हाँ। एक साहब ने ये केस मतलब इट इज मच अर्लियर देन इवन 2000, यानी टूरिस्टों को हैंडल करना है इससे मेनली उसका फोकस होता था बिटवीन दिल्ली एंड रशिया। यहाँ से ले जाना उधर या वहाँ से टूरिस्ट लाने, इन सबके साथ में करना, और उनको प्रॉब्लम चल रही थी उनके साथ में। एंड एक स्टेज तो इतनी बढ़ चुकी थी कि उनको and he was under care of a very senior urologist and a very well-known hospital. Now treatment चल वो कर रहे थे, करते करते भी देखो बेटा आपको किडनी तो एक आपको लगानी पड़ेगी। उन साहब ने खैर देखो मेरे सामने बात हुई, ऐसे कहा, मैं देखो किडनी आप जो भी लो ट्राई टू सी कि अपने किसी फैमिली मेंबर से ही हो ताकि उसे मैचिंग जल्दी हो जाती है और ठीक होने के चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं। बट प्रेजुडिस होते हैं कई फैमिलीज के। और उन दिनों का मुझे याद है कि अमृतसर जाकर के उन्होंने उस वक्त में शायद आई थिंक अराउंड 80,000 रुपीज दे करके परचेज द किडनी का डोनर पैसा दे दिया, वो किया। आए थोड़े दिन आराम हो गया उससे। उसके बाद में चेंज होने के बाद हमारी रिस्पॉन्स का भी जो है थोड़ा सा बेटर रिस्पॉन्स, और केस बिकेम ऑलमोस्ट वेरी नॉर्मल। बाकी जैसे नॉर्मल पे आते हैं तो उन्होंने कहा था कि मैं तो ऐसे 7 साल पहले मेडिसिन भी ले रहा हूँ। तो देन दैट डॉक्टर सेड कि भाई वो हमें को बताएंगे तो नहीं कि क्या चीज़ दे रहे हैं। तो उन्होंने बात की, मैंने तो उनको बोला, मैं कहा बेसिकली सही प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास में एनी टाइम यू नो फ्री टू डिस्कस, और बल्कि आई वुड प्रेफर कि अगर इस किस्म का कोलैबोरेशन अगर हो सके तो बहुत अच्छा रहता, ताकि हम बहुत उनका भला कर पाएंगे। फिर अपने आपको जरा देखा, मेरे को प्रॉब्लम तो हो नहीं रही, गए थोड़ा सा नेग्लिजेंस हो गई। अब ये मेरे को याद नहीं कि दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर हुआ या मॉस्को में। उनको एक्यूट अटैक कोल्ड का हो गया। और होने के बाद में उस केस में फिर काबू नहीं आया, पहले अनफॉर्चुनेटली ही डाई। जो केसेस आपको पता है कि प्रैक्टिस के अंदर अगर ऐसा होता है तो वो केसेस आसानी से दिमाग से निकलते नहीं है। ऐसे एक केस था बच्चे का, सेकेंड टाइम में जो है तो अराउंड 14 ईयर्स। उसके पहले जब वो बच्चा हार्डली कहते हैं 3 या 4 साल का था, तब नेफ्रोटिक सिंड्रोम का केस था उसका। और ग्रेजुअली हालत ये आ गई थी कि उन्होंने एक मेडिसिन उन्हें वो लिख के दे दी कि अब देखो इसका यही इलाज है। दैट मेडिसिन वाज बिलोंगिंग टू द कीमोथेरेपी ग्रुप। ओके। तो उन्होंने कहा कि ये दवा उन्होंने कहा कि ये आपको देनी पड़ेगी। मैं कहा देखो मुझसे अगर पूछते हो तो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि बच्चा है, छोटा है, ऐसे नहीं होगा। खैर वो उन्होंने नहीं दी, एंड विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बच्चा बिल्कुल काफी नॉर्मलाइज हो गया, ठीक हो गया। फिर तब वो दोबारा से आए। उस वक्त में बच्चा ही हॉस्पिटल के अंदर था। ओके। और उसके पीछे हिस्ट्री क्या मिली, उस बच्चे की दादी की डेथ हो गई थी। ओके। उस डेथ के लिए क्रिमेशन वगैरह के लिए जगह हरिद्वार गए थे। सर्दी का मौसम था, नवंबर का महीना था। वहां जाकर के फिर गंगा जी में नहाए। वहीं से उसको बच्चे को फिर फीवर अगर एक्यूट अटैक हो गया। अनफॉर्चुनेटली द बॉय कुड नॉट बी सेव्ड। ओके। जो बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका हो और सिर्फ ये नेग्लिजेंस से उनकी अपनी दोनों केसेस के लिए मतलब होता है, क्यों नेग्लिजेंट करते हो भाई, आपको इससे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ। राइट। 2 केसेस मेरे को अभी तक अच्छी तरीके से याद है। केस ऑफ ए लेडी, पहली बार आई तो शी वाज 80 इयर्स ऑफ एज। ओके। विद मास डिस्टर्बेंसेस इन द रीनल सिस्टम, एंड व्हेन शी डाइड शी वाज 90 इयर्स। 10 साल तक केस को मेंटेन होते हुए चल। ऐसे एक सवाल थे जो कि ये came for the first time when he was 90. He could live for till he was 95. Nice. तो ये CRF के केसेस के अंदर ये नहीं है, we are very able to sustain the cases. ऐसे एक केस है मेरे पास में, एक बच्चे का केस है। उस केस में वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का केस था। ट्रीटमेंट देते रहे चलता रहा। अब उसकी पोजीशन ये है कि उसकी मेडिसिन वगैरह सब बंद कर चुके थे, ठीक है।
इसे परफेक्टली नाउ अब तो बच्चे जो है ना इस हालत तक आ गया कि he has become 18 years now. नाइस। कोई मेडिसिन नहीं है। हाँ, क्योंकि उसके केस में पहले जितना भी ट्रीटमेंट होता रहा है तो उसमें आप जानते हैं कि जितने भी मेडिसिन वो दी जाती है सब बोन्स को डैमेज करती हैं। तो उसकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन हम देते रहे। और अब बच्चे में आपके उसके अंदर जो सेक्सुअल इरेक्शन वगैरह वो भी काफी जल्दी शुरू हो गई एंड इवन स्टार्टेड इवन मास्टरबेटिंग। ओके, नाइस। तो दैट मीन आई मीन ही इज परफेक्टली नॉर्मल। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि मेरे पास ये केस नेपाल का था। तो वो जब आए थे तो उसमें पैरामीटर्स काफी खराब हो गए थे। हिस्ट्री जो है जब मिली तो उस केस में क्या था कि ही वाज ऑलरेडी डायबिटिक केस, हाई ब्लड प्रेशर का भी केस था हिस्ट्री एंड ही वाज अंडर दैट ट्रीटमेंट। पर उस केस में सीआरएफ डिटेक्ट हुआ। उसके पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि कहीं पर भी है मेरा गोलगप्पे बड़े टेस्टी लगे होंगे वो लिए, उसका पानी जो है वो खराब था और उसके साथ साथ क्या उसमें सीवियर गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, वेरी बैड डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन तो हो गया तो ऑब्वियसली ग्लूकोसैलाइन ड्रिप वगैरह दिया अलॉन्ग विद अदर मेडिसिन। बट उसके केस में जो ग्लूकोसैलाइन है ना वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दिया गया और प्लस इट वाज नॉट टेकन केयर ऑफ कि पर्सन इज डायबिटिक। बट खैर थैंक गॉड कि वो प्रभु कृपा से वो जो है इम्प्रूव हो गया। उसके बाद में फॉलोअप रिपोर्ट तो नहीं मिली उस अपने केस के बारे में। मगर ये बात है कि उस केस में और केसेस रेफर जरूर कर दिए अपने एरिया से। नाइस। तो मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है। मतलब कि आई मीन इट्स एन इनडायरेक्ट फीलिंग कि अभी वो केस वो है वो ठीक रहा। अब आता है बिगेस्ट के कैन वी प्रिवेंट। यस। देखिए जिन लोगों को रीनल कैल्कुलाई पथरी की शिकायत होती है उन केसेस के अंदर किडनी डैमेज प्रिवेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम हर केस में दवाई दे दें। हमको केसेस में देखना पड़ता है कि उनका किडनी फंक्शन जो है वो कैसे चल रहा है। अगर किडनी फंक्शन डैमेज हो रहा है तो नेक्स्ट बात है कि बहुत बड़ा स्टोन होगा तो निकलने के लिए यूरेटर से पास होगा अगेंस्ट ग्रेविटी वो चल नहीं पाएगा तो वहां पर फिर तो किडनी डैमेज होने का रिस्क होता है। तो एक तरफ हम ट्रीटमेंट भी देते हैं जो केसेस में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भी किडनी का फंक्शन ठीक चल रहा है। उन केसेस में स्टोन पास हो जाते हैं और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। उन केस में किडनी का डैमेज बच जाता है। और जिन केसेस में ऐसा नहीं होता उनको सर्जरी एडवांस करनी पड़ती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो किडनी के केसेस हैं स्टोन के केसेस हैं उनको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि दे हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट दैट पार्ट। अनफॉर्चुनेटली इससे सेल्फ मेडिकेशन लोग कर देते हैं बिकॉज वेरियस पब्लिसिटी उसमें नहीं जाऊंगा। बट वो जो सेल्फ मेडिकेशन वो लोग न करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो उतना ही हम और फिर सिस्टम को बदनाम करेंगे। सब हमने तो दवा ली थी किया होगा सेल्फ मेडिकेशन बगैर डॉक्टर की सलाह के। तो ये चीज है उसके बारे में हमको ऐड करना होता है। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग दिस केसेस एंड आई एम श्योर आज का जो ये पॉडकास्ट रहा हमारा और जो इतनी अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन मिली वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी और लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी लेंगे कि हाँ इन केसेस के थ्रू कि होम्योपैथी किस तरीके से जो हमारी किडनी से रिलेटेड डिजीज कंडीशंस होती हैं कैसे सपोर्टिव एज और हेल्प कर सकती है। सो डॉक्टर मंजू माय प्लेजर। मुझे तो एक बात कहेंगे आप देखते हैं आजकल रिजर्व बैंक का एक ऐड आता है बराबर कि जानकार रहिए और बचिए। तो किडनी के बारे में वो है क्योंकि किडनी एक साइलेंट किलर है इसलिए आप रेगुलर चेकअप कराते रहिए। एंड आई एम श्योर कि सभी को आज का जो पॉडकास्ट था काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सो एवरीवन स्टे हेल्दी।